छत्तीसगढ़ अखबार के दर्शकों और पाठकों का बहुत स्वागत है आज की इस बातचीत में। और आज की ये बातचीत कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली की सरकार को लेकर केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सड़कों पर, अपोजिशन के बीच में कई तरह का एक टकराव हम खबरों में रोज देखते हैं। दिल्ली के मुद्दे जो मुझको खुद को कभी कभी ठीक से समझ में नहीं आते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे मुद्दों को समझने के लिए मैंने हमारे एक बहुत पुराने परिचित और बहुत पुराने शुभचिंतक नजीब जंग साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो कुछ समय निकालें। वे दिल्ली के एलजी रह चुके हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं वो। लेकिन उनका एक थोड़ा सा दूसरा परिचय भी मैं यहाँ देना चाहूंगा उनसे सवाल शुरू करने के पहले। वो मध्य प्रदेश काडर के आईएएस अफसर भी रहे हैं। और जिस शहर में मैं बैठा हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, यहाँ के वो कलेक्टर भी रहे हुए हैं। जिस बंगले में आज मुख्यमंत्री निवास है, वहां पर नजीब जंग साहब कलेक्टर की हैसियत से रहते थे। जब बरसों पहले एक जूनियर रिपोर्टर की तरह मैं उनसे मिला था, उसके बाद से उनसे समय समय पर बात मुलाकात होते रहती है। नजीब जंग साहब ने आईएएस के बाद में कुछ और काम भी किए, दूसरी विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ कुछ काम किया। फिर वे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। उसके बाद 2013 से 2016 तक वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। मुझको लगता है ये एक बड़ा बड़ा अजीब सा और बड़ा खास संयोग था जब केंद्र और राज्यों में उन्होंने दो अलग अलग सरकारों के साथ काम शुरू किया। और जब इन्होंने काम पूरा किया उस वक्त केंद्र की सरकार बदल चुकी थी, राज्य की भी सरकार बदल चुकी थी। ऐसा ही था नजीब साहब। जी हाँ, ऐसे ही था। आपका बहुत स्वागत है इस बातचीत में। हम लोग लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। थैंक यू। और थैंक यू। और इंतजार करते करते आज ये बात हो पा रही है। तो मैं थोड़ा सा कम समझ है हूँ दिल्ली के मामलों में। दिल्ली दिल्ली की जितनी आ, आ, संवैधानिक व्यवस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है दिल्ली का, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इनको लेकर उलझन तब भी थी जब आप थे। आपने शायद काम जिस वक्त शुरू किया था, शीला दीक्षित जी वहां पर मुख्यमंत्री थी। जी हाँ। ऐसा ही था। जी हाँ। जी हाँ। और जब आपने काम पूरा किया, वहां से आपने दिल्ली का राजभवन छोड़ा, उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां पर आ चुके थे। अरविंद जी हाँ। केजरीवाल से आपके शुरू में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन आखिर आखिर में शायद वो उतने अच्छे रिश्ते नहीं रह गए थे, उतने अ, मधुर संबंध नहीं रह गए थे, अगर हम कहें तो। अ, सुनील, इसमें कई कई पहलू हैं। कि दिल्ली की एक विशेषता है इस पूरे संवैधानिक ढांचे में। जी ये एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी होते हुए भी एक खास यूनियन टेरिटरी है क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है। जी इससे पहले कि मैं संवैधानिक पोर्शन पे आऊं, मैं आपको बताऊं कि हाँ, यूपीए सरकार थी जब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था, और शीला जी हमारी मुख्यमंत्री थी। और शीला जी की मेच्योरिटी, उनकी कानून पे समझ, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ एक बहुत ही यूनिक थी। और इसमें कोई कहने में मुझे अत्युक्ति नहीं है कि मैंने उनसे सीखा। अच्छा। और वो उनका एक जो दर्जा था, एक जो कद था दिल्ली में, वो बहुत ऊंचा कद था। जी तो कोई कंफ्यूजन की बात उनसे होती नहीं थी। जी उनका एक अपना काम कराने का तरीका था। वो हर बुधवार को करीब 11 बजे अ, आती थी हमारे ऑफिस, जी और चाय कॉफी होती थी। और अगर कोई मुद्दा होता था जो मैं रख लेता था, जिसको मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए चीफ मिनिस्टर से, या जिससे मैं सहमत नहीं हूं, तो वो एक फाइल निकाल के उनसे बातचीत हो जाती थी। और अगर वो मेरी बात से सहमत होती थी तो भी चारा था, और अगर मैं उनकी बात से सहमत होता तो भी चारा निकल जाता था। जी तो कोई
कोई दुविधा या कोई विरोधाभास की स्थिति कभी भी, उनका कार्यकाल मेरे ख्याल 9-10 महीने रहा मेरे साथ, जी। तो नहीं हुआ। जी। केजरीवाल साहब के साथ एक एक विडंबना है कि वो एक आंदोलन से निकल के आए। जी। और उस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि उनमें एक जल्दबाजी थी। मैं इमेच्योरिटी शब्द यूज नहीं करना चाहता चीफ मिनिस्टर के लिए, जी। लेकिन उनमें एक उत्तेजना थी, एक जल्दबाजी थी। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो सटल सटल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको नहीं समझ रहे थे। जी। तो हमसे जो उनकी जब भी इख्तलाफ हुआ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर हुआ। जहां तक व्यक्तिगत संबंध का सवाल है, वो मेरे यहाँ आते थे, घर में खाना खाया उन्होंने, मैं उनके यहाँ जाता था। तो व्यक्तिगत संबंध हमारे हमेशा मधुर रहे और अब भी हैं। बीच में कई साल पहले, मेरे ख्याल 5-6 साल पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो वो घर आए पूछने के लिए। और उनके फादर का हार्ट अटैक बीच में हुआ था, तो मैं उनसे जाके मिला था। जी। तो ये चीजें तो अपनी जगह अलग हैं। जी। लेकिन और मैं आपको तीसरी बात ये बताऊं, क्योंकि मेरे दौरान एक साल प्रेसिडेंट रूल भी रहा। तो जी। मैंने दो चीफ मिनिस्टर के बीच में अपना एक प्रेसिडेंट रूल भी देखा है, ताकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की उस जमाने में समझ थोड़ी सी ज्यादा हुई। मुद्दे की बात यह है कि अ, अरविंद जी का कॉन्स्टिट्यूशन की समझ कुछ अलग है। और वो जो इसके नाजुक एस्पेक्ट्स हैं उनको नहीं समझ रहे थे। जैसे कि दिल्ली में सेक्शन 239 AA जो है, जी। वो केंद्रीय सरकार को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक विशेष अधिकार देता है। जी। अब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदलेंगे नहीं, तो वो अधिकार आप छीन नहीं सकते। बिल्कुल। ये ये उनको समझाने में हमें दिक्कत हो रही थी। और इस मुद्दे को लेके वो हाई कोर्ट गए। और हाई कोर्ट की एक डबल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस मुख्य थी, उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड ऑर्डर, 400 पेज का ऑर्डर किया था, जी। जिसमें जो भी पॉइंट्स केजरीवाल लेके गए थे उन सबको उन्होंने निरस्त कर। अच्छा। एक भी मुद्दा वो केजरीवाल साहब के पक्ष में नहीं पास किया, सिवाय एक के, वो था सर्विसेज का मुद्दा, हाँ। जो उन्होंने उसका उल्लेख डिटेल में नहीं किया, और जो जी। अभी तक एक विवाद बना रहा है। बना है। तो तो अ, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है कन्वेंशंस पे। जी। कुछ कन्वेंशन बने होते हैं। जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज तक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नहीं है। सिर्फ कन्वेंशन में पार्लियामेंट चलता है, सिर्फ कन्वेंशन में गवर्नमेंट चलती है। जी। हमारे यहाँ तो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी तो अवहेलना आप कर ही नहीं सकते। जी। और कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट 4 साल हुई है हिंदुस्तान में, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, बना है। जी। और जब बदलने की आवश्यकता होती है, तो 140 या पता नहीं कितनी दफा बदला गया है। जी। जब आवश्यकता होती है तो बदला जाता है। जी। लेकिन दिल्ली की एक विशेष स्थिति है। और इसको, ये स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। जी। और यूनियन टेरिटरी में 239 AA में क्लियर उल्लेख है कि केंद्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन होता है। जी। इसमें तीन चीजें तो बिल्कुल साफ हैं: जी। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इसमें हाँ। तो इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई कोई अधिकार है ही नहीं, हस्तक्षेप है ही नहीं। जी। अब बाकी चीजें रह गई। हाँ। एजुकेशन है, हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, वगैरह वगैरह, पानी है, वगैरह वगैरह। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल साफ है हम्म। कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जी। मतलब चीफ मिनिस्टर अपना काम करेंगे, देखेंगे, और जो काम करना है उसका फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश किया जाएगा। जी। अब स्थिति ये आती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर राजी न हो तो क्या होगा। हाँ। तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन साफ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वो चीज वापस कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर को, हाँ। कि इस पे आप पुनर्विचार कर लें, जैसे कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है। बिल्कुल। अगर चीफ मिनिस्टर वापस वही चीज कर दे गवर्नर साहब को, हाँ। और न माने गवर्नर की सलाह, हाँ। तो गवर्नर के पास एक रास्ता है
हाँ। बल्कि दो रास्ते हैं। हाँ। एक कि वो वापस कर दें और चीफ मिनिस्टर को मानना पड़ेगा। हाँ। अच्छा। दूसरा रास्ता, जी, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल साफ है। अच्छा। और दूसरा रास्ता ये है कि गवर्नर कहते हैं कि देखिए चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ी गंभीर समस्या सामने रखी है, इससे हम्म। मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन हम्म। चीफ मिनिस्टर से भी मेरी सहमति या रजामंदी नहीं बन रही है, हाँ। तो मैं इसको प्रेसिडेंट के पास भेज देता हूं, जी। और जो प्रेसिडेंट कहेंगे या कहेंगी उनकी हम्म। बात मानने होगी। तो जी। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विरोधाभास है नहीं। जी। अब इसमें अगर आप विरोधाभास पैदा कर दें तो हम्म। उसका कोई इलाज है नहीं। जी। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं आपके, जो आप मेरे ख्याल मुझसे पूछना चाह रहे थे बाद में, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जी। सर्विसेज जो है जी। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए, जी। तो केंद्रीय सरकार ने ऑर्डिनेंस क्यों किया? क्यों किया? नंबर एक। हाँ। दूसरी चीज, क्या ये ऑर्डिनेंस लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है? जी। और तीसरी चीज, कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले इसकी आवश्यकता क्या थी? हाँ। और सुनील, आप इस क्षेत्र में पिछले 40-50 साल से काम कर रहे हैं। जी। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, और आपके दर्शकों को इसको सोचना पड़ेगा, जी। जो सवाल कोई किसी से नहीं कर रहा है, कि भाई सर्विसेज पे कंट्रोल करना क्यों इतना आवश्यक समझते हैं आप? हम्म। ऐसी क्या बात है सर्विसेज में जिसका आप कंट्रोल करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? हाँ। मैं इसका जवाब आपको देता हूं। हाँ। क्योंकि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आईसीएस को कंटिन्यू किया था और आईएएस फिर बनी थी, जी। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने बार बार कहा था हम्म। कि हमें एक इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस चाहिए, जी। जिसको उन्होंने स्टील फ्रेम कहा था। हाँ। आपने आज उस स्टील फ्रेम को तोड़ मरोड़ के उसका रबर बना दिया। उसका मतलब क्या हुआ? कि आपका जो सिविल सर्वेंट है, वो जो आप कहते हैं वो करता है, सही है या गलत है? हाँ। और चूंकि वो आपका गलत काम करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए उसको कंट्रोल करना आवश्यक है। हाँ। अगर आपका सिविल सर्वेंट सिर्फ कानूनी काम करे, हम्म। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे करे, तो हाँ। कोई भी उसको कंट्रोल कर ले, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ। तो इसमें जरा आप तवज्जो दीजिएगा कि ये सिविल सर्विस की जो लड़ाई है, जी। ये ये इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए है। जी। और कंट्रोल सिर्फ हमेशा कानूनी नहीं होता है। हाँ। अब मैं इस पे लेकिन आता मैं हूं कि मैं ये, मैं यहाँ पे जी, एक छोटी सी बात समझना चाहूंगा नजीब साहब, कि ये केवल दिल्ली में ही ऐसा थोड़ी है, ये तो पूरे देश के हर स्टेट में, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी जहां भी है, वो कई तरह के प्रेशर के सामने झुकते हुए, कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कहीं कहीं पॉलिटिशियंस के साथ गैंगअप होकर क्राइम करते हुए हर तरह के काम में शामिल दिखती है। तो स्टील फ्रेम जो तबाह हुआ है, वो तो केवल केजरीवाल के किए हुए या केवल दिल्ली में नहीं हुआ है, हम तो पूरे देश में देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे बिल्कुल, ईडी के जितने बिल्कुल। छापे पड़ रहे हैं, जितने जितने ब्यूरोक्रेट्स के पास से सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो जाहिर है कि इसमें कहीं जंग लगा है, कहीं तुड़ मुड़ गया है ये ढांचा। इसमें बर्बादी केजरीवाल के राज्य से परे भी बहुत हुई है। मैंने केजरीवाल को ब्लेम नहीं किया इसमें, जी। मैंने सिस्टम को ब्लेम किया जी। है, जी। कि पूरा सिस्टम पिछले 40-50 साल से तबाह होता चला आ रहा है। जी। हमने जब सर्विस ज्वाइन की थी सुनील, जी। तो किसी डायरेक्ट रिक्रूट की शिकायत, मैं आपको अब तक बताऊं, ब्रह्मस्वरूप साहब जब हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी, कहने लगा भाई देखो, किसी डायरेक्ट रिक्रूट की अगर शिकायत हमें आए, जो हमेशा आती है, हम उसको वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस अफसर बेईमान होता नहीं था। अब आपने खुद ही जवाब दे दिया कि कितने बेईमान हैं। 300-300 करोड़, 200-200 करोड़ रुपए जी। आपके तखत के नीचे से निकल जाते हैं। जी। तो ये जो सिस्टम की बर्बादी है, जी। इसीलिए सिविल सर्वेंट को कंट्रोल करना चाहती है सरकार। हाँ। ये तो एक हाँ। बात आप छोड़ दीजिए। हाँ। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ हम्म। कि ये क्यों, ये व्यवस्था केंद्र सरकार लाई। हम्म। अब मैं आपको ले जाता हूँ 2013 में, जब 2000 शायद 14 में, जब केजरीवाल सरकार आई। जी। एक बार तो 49 डेज के लिए आई थी, फिर रिजाइन कर दिया। हाँ। उसके बाद एक प्रेसिडेंट रूल लग गया, फिर उनका सरकार आई, जो जी। जीत के आए वो।
अब केजरीवाल साहब ने, उस जमाने में कोई विवाद नहीं था ये सर्विसेज का, क्योंकि जी प्रथा ये थी शीला जी के जमाने से और पहले जमाने से कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स का प्रपोजल चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया करते थे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसकी स्क्रूटनी करके जो सही समझते थे मान लेते थे, अगर कोई तरमीम करनी होती तो हो जाती थी, और चीफ मिनिस्टर उसके ऑर्डर इशू करते थे। जी जब केजरीवाल साहब आए तो क्या हुआ, एक पब्लिक मीटिंग में केजरीवाल साहब ने चीफ सेक्रेटरी, एक फीमेल चीफ सेक्रेटरी जो नॉर्थ ईस्ट से थी, उनको पब्लिक मीटिंग में 10,000 15,000 के मजमे में कहा कि ये महिला बेईमान। पब्लिक मीटिंग में कहा चीफ सेक्रेटरी के बारे में। आपने बहुत गवर्नमेंट्स देखी हैं, ये नहीं सुना होगा। उसके चंद हफ्ते के बाद सेक्रेटरी जीएडी के कमरे पे ताला लगा दिया, वो आदमी बाहर घूम रहा है। उसके बाद क्या हुआ, होम सेक्रेटरी के साथ गाली गलौज हो गई, उन्होंने अपना तबादला मांग लिया। और उसके बाद आपने सब अखबारों में पढ़ा, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन 2017 में चीफ सेक्रेटरी साहब के तमाशा मार दिया गया। हाँ। ये किसी स्टेट में होता नहीं है, सुनिए। नहीं, कहीं आपने नहीं, बहुत चीजें सुनी है, कहीं नहीं। आपने बदतमीजी भी सुनी होगी, अपशब्द भी सुने होंगे कभी वंस इन अ वाइल, लेकिन लगातार ये जो इश्यूज हुए हैं, इससे सिविल सर्विस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने नौकरी की है, ईमान नहीं बेचा है, जी मैंने अपनी इज्जत नहीं बेची, जी तो कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। जी चीफ मिनिस्टर्स का अधिकार होता है हमें डांटने का। जी अर्जुन सिंह जी मुझे रायपुर लाए, कई ऐसी बातें हुई, कई ऐसी गलतियां हुई, उन्होंने कहा कि जंग साहब ये आप क्या कर रहे हैं, और हमने अपनी गलती मानी, क्योंकि हम कोई परफेक्ट नहीं है। जी लेकिन हमें कुर्सी पे नहीं खड़ा कर दिया गया, हमारा मुर्गा नहीं बनाया गया। जी तो इसलिए ये जो हुआ, अब क्या हुआ कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया, जी तो सेक्रेटेरिएट में तहलका मच गया, हाँ। क्योंकि वही हरकतें रिपीट होने लगी जो 2014 में या 15 में हुई थी। अच्छा। चीफ सेक्रेटरी को डांट दिया, हम्म विजिलेंस सेक्रेटरी को डांट दिया, हम्म उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी। हम्म नतीजा ये हुआ कि 7 8 अफसर जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हम्म और कहा कि साहब ये तो हम काम ही नहीं कर सकते। हम्म तो इसके साथ दो सूरतें बचती हैं केंद्र सरकार के पास, जी या तो इस किस्म का ऑर्डिनेंस लाए, जो उनको अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी के बारे में द फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जी तो ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार सरकार के पास है, हम्म नंबर एक। हाँ अब गलत है या सही है, इसमें तो बहुत बहस हुई है, और लेकिन इसकी आवश्यकता क्या थी, इसकी जी मैंने आपको बात बताई। क्योंकि हाँ अगर अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा, अगर सिविल सर्वेंट काम नहीं करेगा, तो हम्म इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। हम्म और इफ देर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, देन यू विल इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, यू विल हाँ हैव टू डिसमिस अ गवर्नमेंट। हम्म तो केंद्रीय सरकार के पास तो दो ऑल्टरनेटिव बचे, हाँ या तो इनसे ये पावर छीन लीजिए ताकि बदतमीजियां बंद हो जाए, हाँ या आप कहिए के साथ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इनको डिसमिस हाँ कर दीजिए। हाँ तो मुझे लगता है, हालांकि मैं इस चीज से अब दूर हूं, हम्म और आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि जब ये सूरत हाल गृह मंत्री जी को पेश की गई होगी, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। हाँ चीफ सेक्रेटरी छुट्टी लेने को तैयार है, गृह मंत्री भागे जा रहा है, हाँ विजिलेंस सेक्रेटरी भागे जा रहा है, तो हम काम कैसे करेंगे। हम्म तो ये मैंने आपको लंबा लंबा बताया है। अब जी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, क्योंकि आप तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मसला जाएगा और वो हाँ डिसाइड करेंगे। हाँ। एक बात मुझको ये बताइए, ब्यूरोक्रेट्स के साथ इस दर्जे की बदतमीजी चाहे ना हो, दूसरे दर्जे की हो, पॉलिटिकल प्रेशर में उनसे कई तरह के गलत काम करवाए जाते हों, ये तो बहुत सारे स्टेट्स में एक बड़ी कॉमन बात हो चली है। बहुत तो सारी स्टेट्स नहीं, हर स्टेट में। जी, तो जी तो मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता था जिन स्टेट्स को मैं अधिक करीबी से नहीं देख रहा हूं उनको, तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी स्टेट्स। तो आप बेहतर जानते हैं, आप वहां बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आपसे मिलते होंगे, बात करते होंगे। मैं एक वाइडर इशू की तरह इसको समझना चाहता हूं कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई गई हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं, ब्यूरोक्रेट्स, इनको कुछ तरह के खास प्रोटेक्शन मिले हुए हैं, इनको टर्मिनेट नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट,
लेकिन ओवरऑल जो डिट्रिएशन जो हुआ है, जो गिरावट जो आई है ब्यूरोक्रेसी में, अफसरों में, यानी कोई चीफ मिनिस्टर किसी ब्यूरोक्रेट को ये नहीं कहता होगा कि तुम 300 करोड़ रुपए की नकदी या गेवर जेवर अपने दीवान के नीचे रख लो। ये जो ओवरऑल गिरावट आई है, ये पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स में लाए हैं कि ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन में लाए हैं? ताली दोनों हाथ से बजी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। मैं आपको बताऊं कि जिस जमाने में हम लोग फील्ड में थे या कलेक्टर थे वगैरह, तो स्टेट के मुख्यमंत्री बहुत ही सीनियर और सभ्य लोग होते थे। जी। आपको श्यामाचरण जी का दौर याद होगा, आपको सेठी जी का दौर याद होगा, जी। आपको अर्जुन सिंह जी का दौर याद, जी। ये इनकी जो मेच्योरिटी थी, हाँ। तो ये कभी बियॉन्ड अ पॉइंट आपको प्रेस नहीं करते थे किसी काम करने के। हम्म। अब ये जो दौर बदला है हम्म। पिछले 30 सालों में, मैं समझता हूँ 40 सालों में, हम्म। एक तो लालच है, हम्म। दोनों तरफ से लालच है। अ, अब फिर ये अपनी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि 20 साल की नौकरी तक हमारे पास तो कोई कार नहीं। हम्म। एक वेस्पा स्कूटर, जब मैं आपका कलेक्टर था याद तो है मेरे पास एक याद है वेस्पा स्कूटर मुझको। था। याद है मुझको। और हम लोग, हमारी बेटियां जब स्कूल जाती थी तो हम स्कूटर पे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आते थे। जी। तो वो तो वैल्यूज ही खत्म हो गई ना। जी। अब 1 साल की नौकरी में तो आप कार चला रहे हैं, और कार भी कौन सी है, वो इम्पोर्टेड कार चला रहे हैं। जी। आप ये देखिए कि कितने सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके बच्चे आज विदेश में पढ़ रहे हैं। हाँ। तो किसकी तनख्वाह इतना उसको अलाउ करती है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा ले? सब कहते हैं कि साहब मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है। अरे भाई, हमारे बच्चों को तो कभी नहीं मिली। हाँ। आप ही के बच्चे हैं जो इतने होशियार थे। हम्म। तो ये एक पूरे सिस्टम में एक करप्शन है। जी। और जिसको अगर हिंदुस्तान डील नहीं करेगा, जी। तो हम अपने को तबाह कर लेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन से खेलेंगे, हम लॉज से खेलेंगे। दिल्ली जहां हम रहते हैं, यहाँ तो कल्चर ही वीआईपीस का है कि जी। आम पुलिस वाला आपको रोक ले तो उसको आप रोक झाड़ देते हैं कि आप जानते नहीं मैं कौन हूं। हाँ। तो ये इस तरह तो सिस्टम नहीं चलते। जी। और इस सिस्टम को हम तबाह कर रहे हैं, रोक झाड़ के, बेईमानी करके, और जी। सिर्फ वीआईपीस का हम कल्चर एक बना रहे हैं। जी। आप अस्पताल में अगर ट्रीटमेंट चाहें तो आपको वीआईपी होना है। जी। अगर आपको किसी दफ्तर में काम करवाना है तो आपको वीआईपी होना है। जी। तो आम आदमी के लिए कहाँ जगह बच गई है? ये तो मुल्क वीआईपीस का हो गया। या जी। तो आप नेता रहें, या आप सिविल सर्वेंट रहें। जी। अब मैं एक एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि बहुत सारे आप स्टेट्स कट में। गए, आपकी आवाज, आपकी चली गई। अभी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है लेकिन मेरी शक्ल चली गई। अच्छा, मुझको मुझको दोनों फ्रेम दिख रही हैं, आपका चेहरा भी दिख रहा है, मेरा भी दिख रहा है। तो चलने दीजिए फिर, चलने दीजिए फिर। अच्छा। चलने दीजिए। नजीब आपका साहब, चेहरा नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। नजीब साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक तो हमने फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की बात की कि जिसमें दोनों ही तरफ से तालियां बज रही है और दोनों मिलकर कमा खा रहे हैं, दोनों तबके जो भी उनमें बेईमान हैं। लेकिन दूसरा, मैं एक और चीज समझना चाहता हूं कि आज देश में जितने किस्म के कम्युनल टेंशन है, कास्ट के टेंशन है, ट्राइबल्स के खिलाफ कारपोरेट इंटरेस्ट जितने हावी हो गए हैं, जितना जंगल जमीन इन सब के ऊपर सरकार जिस तरह से हावी है, आपको लगता है कि इसमें सिविल सर्वेंट्स का कोई रोल रह गया है? जहां पर कम्युनल टेंशन हो, कास्ट टेंशन हो, जहां पर सरकारों की पॉलिटिकल फिलॉसफी गरीब के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ जुट गई हो, वहां पर सिविल सर्वेंट्स का कोई रोल लगता है आपको? देखिए, जब आपने अपना जमीर से कॉम्प्रोमाइज कर लिया एक बार, तो फिर आप भूल गए कि ये नानक का देश है, ये कबीर का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये बुल्ले शाह का भी देश है। हम जी। भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी क्या सभ्यता थी, हमारी क्या कल्चर थी। हमें तो ये भी याद नहीं है सुनील, कि जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो रन किसी मुसलमान ने बनाई या हिंदू ने बनाई, या गोल किसी मुसलमान ने किया या हिंदू ने किया। अब ये सब चीजें जो उभर के आ रही हैं, उसे याद दिलाई जा रही हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने, अगर इतिहास के चैप्टर्स बदल देंगे, तो ये सब, मैं फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये सब मिली भगत है। इसमें इसमें सिविल सर्वेंट्स को ब्लेम मत कीजिए। ये तो इशारा देखता है, हम्म। और अब इशारा देखने का ये आदी हो गया है, हम्म। अनफॉर्चुनेटली।
तो जो इशारा मिल रहा है वैसा ये काम कर रहा है। एंड हम्म, इट इज वेरी वेरी ट्रेजिक हम्म, दैट दिस शुड बी हैपनिंग टू दिस ग्रेट नेशन। हम्म, जब हम लोग 75 साल अपने मना रहे हैं, कि हम्म, 75 साल में हम सिर्फ एक किस्म का विकास देखते हैं, हम चकाचौंध देख रहे हैं, हम मॉल देख रहे हैं, जी, हम अच्छी अच्छी गाड़ियां देख रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि हमारा गरीब आदमी अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत कर रहा है। हम जी, भूल रहे हैं कि हमारे आदिवासी का क्या ख्याल है, क्या हो रहा है। हम जी, भूल रहे हैं कि हमारे दलित कैसे रह रहे हैं। हम्म, हम भूल रहे हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटीज का कितना बुरा हाल है। हम जी, भूल रहे हैं कि हमारी टीचर्स की क्वालिटी कितनी घट गई है। और जब क्वालिटी आपकी घट जाएगी तो हम्म, वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? हम्म, तो ये सब एक कोलाज है आपके सामने, हम्म, जो बहुत डिस्टर्बिंग है। हम्म, और इसको इसको जूझने के लिए सिर्फ एक एक पॉलिटिकल चेंज की जरूरत है। एक हमें अपनी सबको जहनियत बदलनी पड़ेगी हम्म, कि मुल्क जो है वो सबसे आगे रहना है। हम्म, आपको और मुझे भूलना पड़ेगा कुछ सालों के लिए हम्म, अपने धर्म को, अपने धर्म को, अपनी जात को, हम्म, अपने रीजन को कुछ हम्म, सालों के लिए अपने घर में बंद करना पड़ेगा। हम्म, और ये जो हमारी भारत माँ है, हम्म, इसकी तस्वीर आगे रख के हमें सोचना पड़ेगा कि हम्म, हम मुल्क के लिए काम करें। हम्म, नहीं तो नहीं चलेगा। या हम देख लीजिए आप क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की तो हालत 1960s में हमसे बेहतर थी। जी, आज वो मुल्क तबाह हो चुका है। जी, तो तब जब फिरका परस्ती आती है लोगों में, हाँ, जब बेईमानी हमारे डीएनए में भर जाती है, हाँ, और जब सिर्फ हम अपनी कौम की बात करते हैं, सिर्फ अपने धर्म की बात करते हैं, सिर्फ अपनी जात की बात करते हैं, हाँ, तो फिर मुल्क नहीं चलते। लेकिन ये धर्म और जात जो है ये तो एक रियल पॉलिटिक्स हो चुका है हिंदुस्तान में। ये अब चुनाव इसके बिना नहीं हो सकते। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसके बिना चुनाव होने नहीं देती, रोज की जिंदगी नहीं चलने देती धर्म और जात के बिना। तो कुछ लोगों के सोच लेने से ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगता आपको, फिलोसॉफिकल नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसा सोच लेंगे तो उससे कुछ बदल जाएगा, जब पूरी की पूरी इलेक्शन मशीनरी जो है उसको पोलराइज कर दिया गया है इन्हीं पैरामीटर्स पर। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये मेरे और आपके सोचने से तो नहीं बदलेगा, लेकिन हर चीज का एक दौर होता है। मैं तो इतिहास का स्टूडेंट हूँ। तो हर चीज की राइज होती है और फॉल होती है। और आप देख रहे हैं कि जनता अभी फिर सोचने लगती है। आपने अभी कर्नाटक में देखा है कि कितना आपने पोलराइजेशन की कोशिश की है, जी, लेकिन वहां तो हिजाब भी हो गया और हलाल भी हो गया और टीपू सुल्तान भी आ गए वगैरह वगैरह। बजरंग बली लेकिन कोई सभी। फायदा नहीं। जी, हाँ, बेचारे बजरंगबली भी आ गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो जनता भी देख रही है, और जनता को देखिए, दो जूम रोटी चाहिए, खाना चाहिए, नौकरी चाहिए, पानी साफ चाहिए। आप जहां रहते हैं, क्या आप साफ पानी अपने लोगों को दे रहे हैं? कितने लोगों को ये जार्डिया और गर्ड की शिकायतें हो रही हैं, स्टमक अपसेट से? जी, तो हम कैसे सेहत अपने बच्चों की बनाएंगे? और वो एक आपने पुरानी फिल्म देखी होगी, उपकार, उसमें एक गाना था कि जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी। जी, तो मुझे तो बार बार याद आता है कि जब मैं ये बच्चों को देखता हूँ कि जिनके पास कोई सरमाया नहीं है, जिनके अच्छे स्कूल नहीं है, जी, जिनको खेल कूदने का मैदान नहीं बचे, किसी शहर में अब मैदान ही नहीं बचे हाँ, खेलने के लिए, हाँ, तब आपने इंक्रोच कर दिया, घर बना दिए। हाँ, आप जब बच्चे थे जी, या हम जब यंग थे, तो हम तो घर से निकल जाते थे और मैदान ही मैदान थे, हम फुटबॉल खेलो, बिल्कुल, क्रिकेट खेलो। जी, अब आपने कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। और हम्म, आपने बच्चे के हाथ में वो क्या बोलते हैं, ये टेलीफोन पकड़ा दिया है। हाँ, और ये घर में टेलीविजन चालू कर दिया है। तो हम्म, घर में बैठा हुआ टेलीविजन देख रहा है, ये इस पे पोर्नोग्राफी देख रहा है। नौजवान बच्चे पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। हाँ, तो दीज आर वेरी सीरियस सिचुएशंस, जिनको हमें रेमेडी करना है। और हम्म, हमारे लीडर्स को इसके बारे में सोचना होगा। हम्म। लेकिन एक बात बतलाइए नजीब साहब, आज धार्मिक आधार पर जो ध्रुवीकरण देश में हो रहा है वो एक किस्म से सबसे कामयाब फार्मूला हो गया है चुनाव जीतने के लिए। अभी तक तो ऐसा लग रहा है, कर्नाटक के ठीक पहले तक लग रहा था। या तो कर्नाटक में हो सकता है कि रिलीजियस पोलराइजेशन का असर रहा हो, लेकिन 40% कमीशन की जो बदनामी थी वो असर और ज्यादा रहा हो। तो ये भी हो सकता है कि कर्नाटक में धार्मिक ध्रुवीकरण का असर बिल्कुल ना हुआ हो, ये सोचना गलत हो।
तो ये जितना हो चुका नहीं, है देश में, धार्मिक ध्रुवीकरण जितना हो चुका है, आपको लगता है कि एक दो चुनावों में ये टलेगा? मुझे तो उम्मीद अब ये बन, देखिए, जो बंटवारा दिमाग में हुआ है ये बहुत गहरा है, इसको जाने में समय लगेगा। जी। ये 2-4 साल की बात नहीं है। ये जी। हमारे दिलों में समा गया है कि हिंदू एक हैं, मुसलमान एक हैं, इन्होंने आके यहाँ पर 300 साल या 600 साल ज्यादतियां की हैं, वगैरह वगैरह। ये हम्म। अब अंदर डीएनए में जा रहा है धीरे धीरे। इट्स हाँ। लाइक अ सिंकिंग पॉइजन, या। सीपिंग पॉइजन। या। लेकिन लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी हमारी भूख है, हमारी नौकरी है। हम्म। और ये कर्नाटक इज एन एग्जाम्पल कि जो आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण हुआ है, हाँ। लोग आज भी अपने जहन में इख्तलाफ मानते हैं कि हाँ। फलाना की जात क्या है और धर्म हाँ। क्या है। हाँ। लेकिन जब वोट पे आया तो वोट कहीं और गया। हम्म। तो इसकी उम्मीद हमें करनी चाहिए। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। और अगर अगर लोग समझने लगे कि हम्म। ठीक है, हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हरिजन हैं, दलित हैं, ट्राइबल हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, अगर ये हम लोग समझ जाएं हम्म। और इसको कुछ सालों के लिए, प्राइम मिनिस्टर की आप वो पहली स्पीच याद कीजिए, 2014 की, 15 अगस्त की, जी। जब उन्होंने कहा था कि 10 साल का मॉरिटोरियम चाहिए मुझे इन सब चीजों से, हम्म। हम सिर्फ हिंदुस्तान का विकास करेंगे। हम्म। तो हो सकता है, हो हम्म। सकता है फिर वो दिन वापस आए। हम्म। हो सकता है कि हमारे नेता फिर वो चीज सोचें, हम्म। क्योंकि ऑल्सो मेमोरी शॉर्ट होती है। हम्म। अगर ये बात ना करके सडनली आप मोहब्बत की और भाईचारे की बात करने लगे, हम्म। तो हो सकता है लोग इसको भूलने लगे। हम्म। 2005 में आपको याद होगा कि यूपीए गवर्नमेंट जीती थी, और हम्म। 2009 में और बड़े पैमाने हाँ। पे जीती थी, हाँ। तब भी ध्रुवीकरण की कोशिश हुई हाँ। थी। हाँ। तो ये सब चीजें आज दिखाती हैं जी। कि देखिए कि एक लिमिट है जी। लोगों को अलग करने के लिए। आप ही की स्टेट में एक 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 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जीती है। जी। तो हिंदुस्तान में कम से कम आज मैं समझता हूँ 11-12 ऐसी स्टेट्स हैं। शुरू है ये रिकॉर्ड। ये इतिहास में फेजेस होते हैं। जी। और धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि इख्तलाफात पैदा करने से कोई फायदा नहीं होता। जी। अ, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, आपको मालूम है, अखबारों में भी आया है कि हमारी आरएसएस के बहुत ही उच्च लेवल पे जी। मीटिंग्स हुई हैं मैं इसी चीज पूछने को को ही लेके। था उस बारे में। जी। और माननीय संचालक जी भी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं हम्म। कि अल्पसंख्यकों को बिना साथ लिए हिंदुस्तान नहीं चल सकता। जी। और उनकी भी ये कोशिश है। हम्म। अब हो सकता है कि उनके लोग, उनके उनके संगठन में भी लोग इस बात से पूरा इत्तेफाक न करते हो। ये हम्म। हर संगठन में होता है। हम्म। लेकिन उनकी भी कोशिश यही है हम्म। कि जहां तक मुमकिन हो हम्म। इन दूरियों को कम किया जाए, क्योंकि हम्म। हिंदुस्तान नहीं चल पाएगा हम्म। अगर 20% आबादी आपकी आपसे दूर हो जाएगी। हम्म। तो ये तो पहल कई लोग कर रहे हैं अब। जी। और मेरे ख्याल ये रियलाइजेशन इसीलिए है हम्म। कि हर चीज में रुकावट आ जाएगी अगर हम साथ नहीं चलेंगे। जी। एक एक चीज मुझको बताइए कि हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, जो एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो बीजेपी के मुकाबले एक हिंदुत्व में कंपटीशन में लगे हुए हैं। एक सॉफ्ट हिंदुत्व, नरम हिंदुत्व, इस पे चल रहे हैं कांग्रेस के बहुत सारे लीडर। क्या लगता है आपको कि ये हिंदुत्व की ए टीम और बी टीम के बीच मुकाबले में सचमुच कोई गुंजाइश बचती है सेकुलरिज्म की? मैं ए टीम बी टीम शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। जी। लेकिन ये सच है कि 1950 में भी जब कांग्रेस पार्टी बढ़ रही थी हिंदुस्तान में, एक ही पार्टी आप समझिए थी, जी। तब भी कांग्रेस पार्टी में एक प्रो हिंदुत्व, हिंदुत्व शब्द तो था नहीं था, हाँ। लेकिन एक प्रो हिंदू ग्रुप था। बिल्कुल। यशवंत दास टंडन बिल्कुल। थे, मालवीय जी थे, वगैरह, जो ये समझते थे कि हिंदुस्तान की तकसीम हुई है, बंटवारा हुआ है एक इशू को लेके, जी। और अब मुसलमानों ने अपना मुल्क ले लिया है, तो कोई हाँ। वजह नहीं है कि आप ये सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म बार बार बराबरी की बात करें।
हाँ। ये तो 1950 से चल रहा है। हाँ। लेकिन कांग्रेस में दूसरा ग्रुप रहा है हमेशा ज्यादा भारी, हम्म। जो इसने माना है, जवाहरलाल के नेतृत्व में वो चला। हाँ। उसमें मौलाना आजाद भी थे, उसमें फिरभाई साहब भी थे, वगैरह वगैरह। और हम्म। फिर राधा कृष्णन साहब थे, और इतने और सोशलिस्ट लीडर्स जो बाद में हिंदुस्तान की पॉलिटी में आए, चाहे लोहिया साहब हों वगैरह, बिल्कुल। जिन्होंने ये कहा कि नहीं, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। हम्म। और हिंदुस्तान, अगर 80% हिंदू सेकुलर, अगर 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 हम सेकुलर हैं तो इसलिए हैं। जी। आप पाकिस्तान चले जाइए, वो सेकुलर नहीं है, हाँ। उसकी भी वजह है। तो जो इंट्रिंसिक सेकुलरिज्म हिंदुइज्म का है, हाँ। उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। जी। तो ए टीम बी टीम की बात हम ना करें। जी। मैं ये समझता हूं कांग्रेस भी इलेक्शन जीतने के खेल में है। हाँ। और जब मौका पड़ता है और आपको एक कार्ड चलना है, अपना एक ताश का पत्ता चलना है, कि हाँ। यहां पर एक मंदिर में जाके और जनोई पहन के मुझे फायदा होगा, तो चल हाँ। दीजिए वो पत्ता। हाँ। लेकिन इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है कांग्रेस का, हाँ। जो आज चल रहा है, हाँ। वो कम्युनल नहीं हो सकता है, हाँ। नहीं। नहीं, नहीं है। तो ये फर्क है। नजीब साहब, इस बात पे थोड़ा सा और कुछ खुलासे से बताएंगे कि आरएसएस के लीडर्स से आप लोग जाके मिले, उस मुलाकात के पीछे सोच क्या थी? एक तो सुनील, ऐसा है कि हम सिर्फ उनसे नहीं, हम औरों से भी मिलते जी। हैं। रामकृष्ण मिशन भी है, हमारे सिख भाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हम सबसे मिल रहे हैं। और मुस्लिम समाज में भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, यही बात करने के लिए कि भाई, ये टाइम आ गया है कि हम अपने डिफरेंसेस इतने इतने ना फैलाएं कि मुल्क को नुकसान हो। तो आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, जो एक अच्छी तादाद में हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। इसलिए उनसे बातचीत करना आवश्यक है। हम्म। इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनकी सरकार केंद्र में भी है और कई स्टेट्स में है, हाँ। उन पे भी उनका एक हद तक वर्चस्व है। बिल्कुल। तो उनसे बात करना आवश्यक था, और इसी बात को लेके हम लोगों ने उनसे बातचीत की है, और बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। कोई, आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई डिफरेंसेस ही नहीं है। जो जो हिस्टोरिकल एक जहन में हमारी चीजें हैं कि मुस्लिम एट्रोसिटीज हुई हैं, मंदिर तोड़े गए हैं वगैरह, वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन उन डिफरेंसेस को बार बार उजागर करना, उनको दोहराना, या उनको एग्जैजरेट कर देना, हाँ। इससे हमारा नुकसान होगा। हम्म। ये डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हमने उनसे बातचीत की है, हाँ। और जारी है। हाँ। एक बात मुझको बतलाइए, ये बात आप लोगों ने जो की जाकर, इसमें मुस्लिम लीडर्स का या मुस्लिम लोगों का एक डेलीगेशन था, लेकिन आज मुल्क में जो मुद्दे हैं इनमें दलित और आदिवासी, इनके साथ बहुत किस्म के जुल्म हो रहे हैं। यानी सड़कों पे भी जुल्म हो रहे हैं और जंगलों में भी जुल्म हो रहे हैं। उन तबकों के बारे में कहीं कोई बातचीत आप लोगों के बीच में होती है क्या, कि ये केवल हिंदू मुस्लिम की बातचीत थी? नहीं, देखिए, हमने तो अभी 2-3 मुलाकातें की हैं इन लोगों से। जी। अ, तो फिलहाल तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की ही बातचीत चली है, जो माइनॉरिटीज हैं। जी। दलित, आदिवासियों को हमने अपने इस घेरे में नहीं लिया था। हाँ। लेकिन जब बात बढ़ेगी, हाँ। तो पूरे हिंदुस्तान की होगी। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम सिख भाइयों से एक बात करेंगे, हम क्रिश्चियन भाइयों से एक बात करेंगे, सबसे, हम्म। ताकि हम लोग सब साथ मिलके। और हम्म। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये सब यही बात कहते हैं। हम्म। तो ये गड़बड़ फिर कहाँ हो जाती है, कैसे हो जाती है? हाँ। गड़बड़ इसलिए होती है कि जो आप कह रहे थे कि ध्रुवीकरण से हम इलेक्शन जीत सकते हैं, हाँ। पोलराइजेशन से हम उम्मीद करते हैं। हम्म। लेकिन अगर सब लोग समझने लगे कि पोलराइजेशन एक गलत चीज है, हम्म। इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं होना चाहिए, हम्म। जो आपने कर्नाटक में एक एग्जाम्पल देखा है, तो जी। शायद ये हमारी बात का कोई फल निकले। हम कर्नाटक इस से अपनी जी। बात को, सॉरी, हम अपनी बात को खत्म नहीं कर रहे हैं। जी। हम जी। अपना एफर्ट जारी रखेंगे। कर्नाटक से आपको इस बात की उम्मीद थोड़ी जागती हुई दिख रही है, लग रही है आपको, कि पॉलिटिकल, ये रिलीजियस पोलराइजेशन जो है ये हर बार कामयाब नहीं होता, ऐसा एक संकेत निकल रहा है कर्नाटक से। वेल, नॉट ओनली कर्नाटक, आप इससे पहले दिल्ली का भी चुनाव देख लीजिए।
जी। दिल्ली में भी बहुत बात, दिल्ली में तो एक दंगा हो चुका था हाँ 2019 में। हाँ और उसके बाद फिर गोली मारो और फलाना और देश के गद्दार की सब बातें हुई थी। हाँ। लेकिन 70 में से 63 सीट जीत गए वो लोग। तो ये तो साबित हो रहा है बार बार हम्म कि एक लिमिट के बाद ये कार्ड नहीं चलेगा। हम्म हाँ, ये कार्ड चला, उत्तर प्रदेश में चला, हम्म। तो वहां वहां चल गया ना। तो हाँ अब देखना यह है कि कहाँ चलता है कहाँ नहीं चलता है। पंजाब में नहीं चला, हाँ, नहीं चला। तो फिर इसलिए आप स्टेट वाइज चलिए ना, कि आपका कश्मीर में नहीं चला, पंजाब में नहीं चला, दिल्ली में नहीं चला, बिल्कुल। राजस्थान में नहीं चला, महाराष्ट्र में भी अब कम चल रहा है, हाँ, कर्नाटक में नहीं चला, तमिलनाडु में नहीं चला, तेलंगाना में नहीं चला, केरल मध्य में नहीं प्रदेश, चला। छत्तीसगढ़, बंगाल। फिर ये तो हिंदुस्तान एक चीज आपको एक संकेत दे रहा है हम्म कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो डीएनए है ये कम्युनल नहीं है। हम्म आप इसको कम्युनल नहीं बना पाएंगे भैया। ये 3,000 साल की सभ्यता है, हम्म एक साथ जीने की और मरने की। हम्म यहाँ हम लोग बार बार ये सोचते हैं कि साहब अब्दुल हमीद ने कर दिया और फलाने ने कर दिया। ये छोटे एग्जाम्पल मत लीजिए। हम्म। अब्दुल हमीद के साथ 25 और भी सोल्जर्स थे जो लड़ रहे थे, और हर जी। रंग का सोल्जर था, हर जात का सोल्जर था। अगर अब्दुल हमीद एक तरफ था तो एक सिख भी उसके साथ था और एक दलित भी उसके साथ। हाँ। जब जंग होती है तो सब साथ में होते हैं। हम्म। एक बात ये बताइए, 2024 के चुनाव सामने हैं, उसकी तैयारियां चल रही है, अपोजिशन की आपस में बातचीत चल रही है। एकता होती है नहीं होती है एक अलग बात है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आप इलेक्शन की राजनीति में अपना कोई जगह, अपनी कोई गुंजाइश देख रहे हैं? कोई हसरत है आपकी कि हालात सुधारने के लिए आपको चुनाव में उतरना चाहिए? नहीं नहीं सुनील, ना मेरे पास सरमाया है, ना एनर्जी है। हम्म चुनाव तो लड़ने के लिए आजकल पता नहीं कितने करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। हम्म तो वो तो अब मुमकिन भी नहीं है। हम्म और ना मेरे पास वो एनर्जी है। मैं एक दिल्ली में यूनिवर्सिटी से संबंधित हूँ, हम्म। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। हाँ। और उनकी छत्र छाया में एक हमने थिंक टैंक शुरू किया है, हम्म। जिसको हम एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कहते हैं। तो अच्छा। हम एशिया पे रिसर्च करते हैं, एशिया के हर एक एस्पेक्ट में। पॉलिटिक्स भी है, सोशल भी है, हम्म इकोनॉमिक भी है, एनवायरनमेंट भी है, पानी भी है, सूरज भी है, वगैरह वगैरह। हम्म और इसमें हम हिंदुस्तान को स्टडी करते हैं, पाकिस्तान को, चीन को, बांग्लादेश को, हम्म ताकि हमारा भी एम ये है कि हम्म पूरे सब कॉन्टिनेंट को और एशिया को हम्म हम स्टडी कर सकें, ताकि आप जैसे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, आप तक हम अपने पेपर्स पहुंचा सकें और आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हालात बन रहे हैं। जी फिलहाल तो हम इसमें मुब्तला हैं और जी इसी में हमारी एनर्जी और वक्त लगता है। जी। ये बतलाइए मुझको, आप कुछ दूर से ही देख रहे हैं राजनीति को, उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन दिल्ली के एलजी रहते हुए चूंकि आपकी दिलचस्पी कुछ न कुछ केजरीवाल की खबरों पे रहती होगी, तो अभी जो दौड़ भाग चल रही है पूरे देश में इस अध्यादेश के खिलाफ, पार्लियामेंट में लोगों को एक करने की, पार्टियों को एक करने की, क्या उससे कोई ऐसी गुंजाइश बनती है कि अगर इस मुद्दे पे एकता होगी तो 2024 के लिए उस एकता की तरफ कोई रास्ता खुलेगा? देखियो, एकता के लिए तो कई मुद्दे बन रहे हैं। आप रोज अखबार में पढ़ते हैं कि साहब इनकम टैक्स पहुंच गया, ये ईडी पहुंच गया। ये तो हाँ, कई मुद्दे बनते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। केजरीवाल का तो ये ऑर्डिनेंस एक मुद्दा है। हाँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब आपको आपके सामने मंजिल दिख रही है और आपका विरोधी भी दिख रहा है, हाँ। उसके बाद भी हम्म आप एकता पैदा नहीं कर सकते। हम्म और इसके लिए आपको हिंदुस्तान का इतिहास देखना पड़ेगा कि अंग्रेज हम पे कैसे राज करके चले गए, कि 500 रियासतें थी, वो कभी एक होकर लड़ नहीं पाई। हाँ। अगर अगर हमने टीपू सुल्तान के साथ ज्यादती न की होती और वो बैटल ऑफ प्लासी नहीं होती, तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाते। जी आप ये देखें ना। जी और जो जब एकजुट होके हमने लड़ाई लड़ी, 1857 की जब लड़ाई लड़ी, जब एक होके, जी जिसमें मुसलमान सिख क्रिश्चियन सब एक थे, तो अंग्रेज ऑलमोस्ट हार गया था। जी। वो तो एवोल्यूशन था उस वक्त बंदूक का, ये वो जो उनके पास हो गया था, जिससे वो हाँ। उन्होंने वो जंग जीती। हम्म तो जब हिंदुस्तान एक होता है तो उसके सामने कोई बैठता नहीं, हम्म लेकिन एक होते नहीं। हम्म। ये हमारा डीएनए बड़ा विचित्र है। हाँ।
अभी अभी आपको कसर क्या लग रही है लोगों के एक होने में? यानी ये व्यक्तित्व का टकराव हो रहा है, कि विचारधारा अलग अलग है, कि लोग अपनी अपनी टरेन में सूबेदार बने रहना चाहते हैं अपने सूबों में? कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं जो अड़ंगा हैं यूनिटी में? नहीं, देखिए, पर्सनल एम्बिशन सबसे बड़ी चीज। हम्म, पर्सनल एम्बिशन बहुत बड़ी चीज है कि जैसे आपने कहा कि एक एक अपनी सल्तनत में एक सूबेदार है, उसमें किसी को घुसने नहीं देगा। जी। अब अगर ये समझौता कर लें कि हम्म। विभिन्न सौदों में 1 to 1 लड़ाई कर लेंगे, जो सब अखबारों में आप लोग लिख रहे हैं, तो अच्छी फाइट बनती है। हाँ, और बिल्कुल। अगर ये तय कर लें कि भाई और अगर ये तय कर लें कि भाई जो भी जीत के आएंगे, अगर हम लोग जीत के आए, अगर हमारे नंबर्स आए, तो उस वक्त आपस में इलेक्शन कर लेंगे एक लीडर का। जी। ये तो एक्सपेरिमेंट हो चुका है हिंदुस्तान में, वीपी सिंह के जमाने में हुआ है, जी। गौड़ा साहब के जमाने में हुआ है, गुजराल साहब के जमाने में हुआ है। जी। तो अगर ये इस चीज पे तय कर लें, तो मुमकिन है कि कोई चेंज हो सके। लेकिन आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा अस्तित्व है हिंदुस्तान की राजनीति में। जी। उनका जो पॉलिटिकल फुटप्रिंट है हिंदुस्तान की राजनीति में, ये किसी और का नहीं है। नहीं है। ये आप मान के चलिए। जी। और एक हमारे दोस्त ये कह रहे थे, जब जिस दिन कर्नाटक का चुनाव हुआ, कि जिस दिन कर्नाटक का चुनाव हुआ उस दिन अगर आप एमपी का भी चुनाव करा लेते, तो हाँ। कर्नाटक में एमपी की सीटें ज्यादा भाजपा की आती। हाँ, आती। तो ये तो सच्चाइयां आपके सामने हैं। ये आंध्र। प्राइम जी। मिनिस्टर की जो पर्सनैलिटी है, इसको नेगेट नहीं कर सकते। जी। जी। आंध्र का एक चुनाव बहुत पहले का मुझको याद है। एक दिन, एक पोलिंग बूथ, दो बैलेट। स्टेट में एक पार्टी चुनी गई थी, सेंटर में दूसरी पार्टी चुनी गई थी। दिल्ली दिल्ली भाई, जी। 7 एमपी किसके हैं और 63 एमएलए किसके हैं? जी। इतना बड़ा एग्जाम्पल। जी। आपने तो जो आपने जो कोलिशन के एग्जाम्पल गिनाए, उस लिस्ट में आपने 77 की जनता पार्टी नहीं गिनाई। यानी मुझको लगता है कि कोलिशन का उससे बड़ा तो और कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। मुझे तो याद है, उस जमाने में हम एसडीएम थे। जी। और हरदा तहसील में जो अब डिस्ट्रिक्ट बन गई है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट थी। तो जी। जब इमरजेंसी हटी, जी। तो लोगों का ये कहना था कि ऑपोजिशन तो कोई है ही नहीं। हम्म। देयर वॉज नो ऑपोजिशन। हाँ। एंड एक हफ्ते में वो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनी। हम्म। 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में जनता पार्टी बन जनता गई। और पार्टी। मुझे याद है, या जनता पार्टी बनी, और मुझे याद है 2-3 हफ्ते के बाद राजमाता सिंधिया ने जब सभा दी झांसी में, तो हजारों लोग मौजूद थे। हम्म। और हमारे उसी जिले से एनकेपी सालवे साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, और कामत साहब के खिलाफ। और सालवे साहब दिलीप कुमार को और जॉनी वॉकर को लाए अपने इलेक्शन सभा में, तो 5,000 लोग नहीं आते थे। हाँ। और कामत साहब जो वृद्ध अवस्था में थे, मेरे ख्याल उस वक्त 75 साल के थे, जी। कंस्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रह चुके थे, उनकी सभाएं भरी रहती थी। तो जनता का मन बहुत जल्दी बदलता है, और जी। वो कोalition। लेकिन फिर आपने ये साबित कर दिया कि 2.5 साल में पर्सनल एम्बिशन में कोalition टूट गया। हाँ, मुझको ये याद भी तो है। है। जी। जी, मुझको याद है 77 के इलेक्शन में छत्तीसगढ़ के रायपुर में विजय लक्ष्मी पंडित की पब्लिक मीटिंग हुई थी। वो इस राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी मीटिंग थी। देयर यू आर, देयर यू आर। सबसे बड़ी मीटिंग थी। उतनी बड़ी मीटिंग उसके बाद से आज तक भी नहीं हुई यहाँ पर। तो लोग जुट गए थे और आ गए थे निकल कर सामने। और आपको याद होगा कि श्यामा चरण जी हार गए पवन दीवान से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोगों ने कहा, जब श्यामा चरण जी ने कहा कि मैंने तो इतनी सड़कें बनवाई हैं वगैरह वगैरह, लोगों ने कहा जी। कि सड़कें लपेट के ले जाइए। जी। आपने अभी जो अरविंद नेताम जी का इंटरव्यू देखा था और मुझको मैसेज जी हाँ, जी हाँ, किया था, तो जी हाँ। अरविंद नेताम का जो बस्तर था, पूरे का पूरा बस्तर, जहां न टेलीविजन था, न अखबार थे, न लोग पढ़े लिखे अधिक थे, उन सारे के सारे लोगों ने बस्तर के पूरे हर सीट पे कांग्रेस को खारिज कर दिया गया था 77 में। तो लोगों लोगों की जागरूकता तो ऐसे जागती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सैलाब आता है। जी। जी। तो नजीब साहब, आपसे बातचीत बहुत दिलचस्प हुई। और मन भरा नहीं है, लेकिन हमारे टाइम की लिमिट है। लोग 1 घंटे से ज्यादा का देखना थोड़ा भारी समझते हैं। मैं एक दिन फिर आपसे समय लेकर कुछ दूसरे मुद्दों पर बात करूंगा। मुझको लगता है ब्यूरोक्रेसी के, आप चूंकि
वाइस चांसलर रहे हुए हैं, तो मुझको लगता है हायर एजुकेशन के बहुत से मुद्दे मेरे दिमाग में हैं, लेकिन वो आज के बाकी मुद्दों से मेल नहीं खा रहे हैं। मैं एक दिन समय लेकर आपसे जुड़ता हूँ। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। नमस्कार। मिलते हैं फिर।